हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। मैं जानता हूं कि मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी जैसा आप लोगों का एग्ज़ाम था तो मेरा भी एग्ज़ाम था। तो अभी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल और केवल मेरा इतना ही है कि जो यूपी पीसीएस की जो ऑफिशियल आंसर की आई है तो उसमें मतलब कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस गलत हैं, उन क्वेश्चंस को हम जो है कैसे उन पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति दर्ज कराने के लिए क्या उसका प्रोसेस होगा, और साथ में ये देखेंगे कि जो ऑफिशियल रिसोर्स हैं वो हम साक्ष्य के तौर पे हम उसको कौन से ऑफिशियल रिसोर्स को लगाएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है जानकारी दूंगा। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये 150 नंबर का क्वेश्चन है जो हमारी आंसर की मतलब ऑफिशियल आंसर की आयोग ने जारी की है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि एक अभिकथन है और एक कारण है। इसमें देखते हैं कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया। ये अभिकथन कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका अभिकथन। तो कारण क्या कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा मतलब किया कि उसने मतलब ये है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रीकृत किया, क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से क्या करना चाहता था, सुरक्षित करना चाहता था। तो ये क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, जो उसने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया था उसका क्या है, ये एक फैक्टर है। तो इसमें जो आयोग ने उत्तर दिया है कि ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। जबकि दोस्तों ये उत्तर अगर देखा जाए तो गलत है, क्योंकि जैसा कि ये है कि जो दे रहा है कि ये मतलब इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था, ये जो है ये क्या है, ये सही है। ठीक है, कैसे सही है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ जो रिसोर्स है इसका उसके ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, अभी चलिए देखिए दोस्तों, ये आपको ये है हमारी जो है क्या बोलते हैं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम इतिहास की ये NIOS जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान होता है उसकी ये इतिहास की बुक है। ठीक है, उसका जो मतलब एक 3 बुक आती हैं इतिहास की, तो उसमें से ये पहली बुक है। और जो उसका मॉड्यूल है वो जो है, मॉड्यूल कौन सा है उसका, वो सेकंड मॉड्यूल है जो यहाँ पर आ रहा होगा, ये आया। ठीक है, ये जो विषय सूची आपको दिख रही है इसमें सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपको मध्यकालीन भारत यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सेकंड मॉड्यूल में मध्यकालीन भारत है। ठीक, और यहाँ पर जो है चैप्टर 9 और इस पर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार, पेज नंबर 157 से। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, आप चाहें तो NIOS की साइट से ये वाली बुक डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाला जो सेक्शन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है बलबन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए मैंने ये वाला भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपके लिए ले रखा है। ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये पेज नंबर 164 पर आ गया है, यहाँ पर जो है बलबन दे रखा है यहाँ से। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ से देखेंगे। ठीक, चलिए ये पेंसिल थोड़ा सा देखो, यहाँ पे क्या है इसको पढ़ते हैं हम कि सुल्तान तुर्की सरदारों के बीच सत्ता का संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध उलुग खान ने सत्ता का केंद्रीकरण करके सन 1266 में सिंहासन पर कब्जा नहीं कर लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब बलबन सुल्तान बना उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी, कई तुर्क सरदार उसके विरोधी हो चुके थे, मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे। ठीक है, सुदूर प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। आप इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखना कि जब वो शासक बना था तो उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी, और क्या है कि मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर क्या कर रहे थे, तलाश रहे थे। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। आगे फिर कह रहा है कि सुदूर प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे, वहीं भारतीय शासक भी विद्रोह करने के लिए छोटे से मौके की तलाश में थे। ठीक है,
आगे भी यही लिख रहा है कि दिल्ली तथा दोआब क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति शोचनीय थी। गंगा यमुना दोआब अवध के मध्य सड़कों पर डकैतों लुटेरों का वर्चस्व था, जिस वजह से पूर्वी क्षेत्रों में यातायात असंभव हो चला था। कुछ राजपूत जमींदारों ने इन क्षेत्रों में किले बनवाकर सरकार के प्रति विद्रोह दर्शाया। तो ये सारे मतलब फैक्टर थे उस समय जब क्या था, जो बलबन था वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये यहाँ तक सारे फैक्टर थे। अब क्या कह रहा है आगे, ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ तक हो गया। ये मेवाती इतने निर्भीक हो चले थे कि बाहरी दिल्ली क्षेत्र में भी लोगों को लूट लिया करते थे। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, आगे इन तत्वों से निपटने के लिए, ठीक है, जो ऊपर सारे के सारे जो पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे। ठीक है, तो इन सभी तत्वों से निपटने के लिए उसने क्या करा, कठोर नीति अपनाई। ठीक है, और मेवात में कई मारे भी गए। तो ये यहाँ से हमें समझ में आता है कि उसने इन सब मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, कि बलबन ने जो है अपने शासन में सुदृढ़ नीति अपना मतलब कठोर नीति अपनाई है, सुदृढ़ करने के लिए नीति अपनाई, तो उसका यहाँ से हमको जो है ये मिल गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए क्या कर रहे थे, अवसर तलाश रहे थे। समझ गए, तो ये है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है आपके लिए कि ये ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे आप पढ़ोगे तो इसमें कोई बात मतलब खास नहीं है, उसी के बारे में दे रखा है। आप लास्ट वाली लाइन पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ से ये कि बलबन, यहाँ से पढ़ना, बलबन निसंदेह दिल्ली सल्तनत के मुख्य निर्माताओं में से एक था। ठीक है, विशेषकर सरकार और उसके संस्थानों राजा की शक्तियों को सुदृढ़ कर बलबन ने दिल्ली को मजबूती प्रदान की। ठीक है, उसने क्या करा, दिल्ली को मजबूती प्रदान की दोस्तों। ठीक, आगे कह रहा है फिर भी मंगोलों के आक्रमण से उत्तर भारत को नहीं बचा पाया यहाँ से, किंतु फिर भी मंगोलों के आक्रमण से उत्तर भारत को नहीं बचा पाया। अब यहाँ से आपने पढ़ा मेरे साथ साथ, आपने ये निष्कर्ष निकाला। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रीकृत कर लिया। ये अभिकथन था। तो हमने ये वाली बात यहाँ से निष्कर्ष हमने यहाँ से भी देखा था कि जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, दिल्ली सल्तनत की, तो उस समय क्या था, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, तो वो हमने फैक्टर भी बताई क्यों ठीक नहीं थी। तो उसमें एक फैक्टर ये था कि मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे, और भी बहुत सारे हमने यहाँ पर बताए। तो इन्हीं तत्वों से उसने निपटने के लिए क्या करा, कठोर नीति अपनाई। ठीक है, तो पहला वाला अभिकथन जो हमारे यहाँ से सही हो गया कि भाई उसने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रीकृत कर लिया, क्योंकि जब कठोर नीति अपनाएगा तभी तो ये सब करेगा। ठीक है, अब रीजन पे आ जाओ। रीजन कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो बिल्कुल आप यहाँ से देखिए, मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर रहे थे, तभी तो उसने ऐसा किया। जब मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे, तभी तो उसने ये किया कि अपने शासन को सुदृढ़ बनाया। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई ये तो इसकी व्याख्या कर रहा है ना, तो जो आयोग ने उत्तर दिया है आपको कि ये व्याख्या नहीं करता है, तो वो तो गलत हो गया। और लास्ट में भी दे रखा है, आप यहाँ से निकालिए कि उसने ये सब किया, सुदृढ़ जो उसने संस्थान राजा शक्तियों को सुदृढ़ कर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की, फिर भी ये मंगोल आक्रमणों से उत्तर भारत को नहीं बचा सका। तो आप यहाँ से निष्कर्ष ये नहीं निकाल सकते कि उसने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मंगोल के आक्रमण से उत्तर भारत को वो नहीं बचा पाया। तो उसने ये सब किया, क्यों किया, क्योंकि वो करना क्या चाहता था, मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा करना चाहता था, इसीलिए तो उसने ऐसा सब किया। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या करेगा, है कि नहीं, यहाँ से इसकी व्याख्या करेगा। तो ये आपका साक्ष्य है। आप चाहें तो इसको मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के, वहाँ से आप इसको चाहे तो देख भी लेना, डाउनलोड कर लेना, चाहे तो वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपका ये क्लियर हो गया होगा डाउट। चलिए अब देख लेते हैं। अब हमारा प्रश्न कहाँ गया, प्रश्न ये है भाई साहब, प्रश्न हमारा है ये। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें जो ये कह रहा है कि व्याख्या नहीं करता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। होना क्या चाहिए कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, लेकिन आयोग ने तो ये दिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपत्ति डालनी पड़ेगी। ठीक है, और आपत्ति कैसे डालेंगे इसका भी मैं अभी बताऊंगा, और अभी जो ठीक है इसका भी मैं आगे बताऊंगा, और मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है और मैंने डाली भी है आपत्ति, मैंने डाल दी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कैसे डालनी है वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद में जो गलत है। ठीक है,
ये यहाँ से चलिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, जो आयोग ने आंसर की दी थी उसका। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या था? पहला था कि शाही नौसेना का विद्रोह। ठीक है, पहला क्या था? शाही नौसेना के विद्रोह। आपको सभी को पता होगा कि शाही नौसेना के विद्रोह कब हुआ था भाई? ये हुआ था आपका, पेन ले लेते हैं, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, हाँ चलो, ठीक है। ये कब हुआ था? फरवरी 1946 में। ठीक है, ये फरवरी 1946 को हुआ था आपका शाही नौसेना का विद्रोह। दूसरा है कैबिनेट मिशन की घोषणा। ठीक है, कैबिनेट मिशन, देखो यहाँ पे याद रखना है, ये कैबिनेट मिशन का आगमन नहीं है, कैबिनेट मिशन की घोषणा है। और जो कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी वो हुई थी आपकी 18 फरवरी, सॉरी, कैबिनेट मिशन की जो घोषणा है आपकी, ये हमने उसमें लगाया भी है साक्ष्य में। 1 मिनट में अभी देख के बताता हूँ आपको, ठीक है, जो इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, बस 1 मिनट में अभी देख लेते हैं, हमारे पास है ये, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में, इसके लिए अभी मिल नहीं रहा है ये, हाँ ये है, ठीक है। ये हुई थी आपकी 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी, और 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है वो आप सभी जानते हैं। अंतरिम सरकार का गठन ये हुआ है 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, ये डेट यहाँ से, ये क्लियर डेट है, आप किसी भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी किसी भी किताब में, हालांकि देखो ये मैंने किताब में बहुत ढूंढा है, जो एनसीईआरटी की किताब है वहाँ पे हमें जो है मतलब एग्जैक्ट डेट देखने को मुझे तो मिली नहीं। हो सकता है आप देख लेना, आपको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन तो मैंने वहाँ से उसका सोर्स लिया नहीं है, मैंने इंटरनेट से ही इसका सोर्स लिया है। ठीक है, तो इसमें एक ये ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन, ठीक है, ये जो है ये जनवरी 1946 की घटना है। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करोगे ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद 1 आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? 19 फरवरी 1946 3। और उसके बाद क्या आना चाहिए? सॉरी, उसके बाद आना मतलब गलत हो गया, 1 मिनट, सबसे पहले क्या आएगा? ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन मतलब 4। फिर क्या आएगा? शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 मतलब 1। उसके बाद क्या आएगा? कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई? 19 फरवरी 1946 यानी कि 2। और उसके बाद में 3, यानी कि उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर बी विकल्प होना चाहिए, लेकिन आयोग ने तो दिया नहीं है, आयोग ने तो ए दिया है। ठीक है, तो इसका साक्ष्य क्या है? चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य को भी देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए, ये सबसे पहले ये यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह आ रहा है। ठीक है, ये कब हुआ था? रॉयल इंडियन, देखिए विकिपीडिया से लिया है मैंने। ठीक है, अब मुझे क्योंकि जो कोई भी एनसीईआरटी वगैरह की किताब है मुझे वहाँ पे उसमें मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया, उतना मैंने ढूंढा नहीं है, दिखाया मुझे मिला नहीं। आप देख लेना, आपको मिल जाए तो ठीक है, आप वहाँ का सोर्स भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या 1946 नौसेना विद्रोह हुआ, और ये अब इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? तो इसी में हम नीचे जाएंगे तो ये देखो इसमें तारीख लिख रही है। ठीक है, कितनी तारीख है ये 18 से 25 फरवरी 1946, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट डेट है ना वो 18 फरवरी 1946 है। कितनी है भाई? 18 फरवरी 1946। आप आर्य पब्लिकेशन की किताब उठाना हिस्ट्री की, वहाँ पर आपको शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? प्रूफ हो गया, साक्ष्य मिल गया। अब आगे देख लेते हैं। दूसरा था कैबिनेट मिशन की घोषणा। आप गूगल पे सर्च करोगे कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई, आपको 19 फरवरी 1946 को मिल जाएगा। हालांकि और भी बहुत सारी किताबों में वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की घोषणा जो आएगी वो शाही नौसेना के विद्रोह के बाद आएगी। तो ये यहाँ से हो गया, चलिए ये हमने लगा दिया। लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन ये कब हुआ है? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, गठन की तिथि यहाँ पे लिख रही है 2 सितंबर 1946। ठीक है, ये 2 सितंबर 1946 यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन। तो इस तरीके से ये साक्ष्य हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं उसके आयोग के, ये जो है गलत हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है अपना जो क्या बोलते हैं,
जो हमारी क्वेरी है वो हम वहाँ पर डाल सकते हैं और आपत्ति हम अपनी भेज सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो 2 हो गए। इसके अलावा मैंने पूरी मतलब आंसर की देखी थी, मुझको भाई कोई नहीं लगा कि और कोई गलत है, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। ठीक है, और मैंने मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया मुझे ये 2 क्वेश्चन लगे। ठीक है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो बाकी और देख लेते हैं कि अब इसको हम जो है कैसे मतलब भेजेंगे। ठीक है, आपत्ति कैसे भेजेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, और मैंने कैसे भेजी है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखो, ये भेजी है मैंने भाई। ठीक है, इसको जो उसमें प्रारूप दे रखा था, आपने भी दे रखा होगा वो नोटिस का, तो जो प्रारूप है हमें वही भेजना है। बाकी ऊपर तो विज्ञप्ति दी है उन्होंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें प्रारूप है उस प्रारूप में देखना है। तो इस तरीके से उसमें लिख रहा था अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम और विषय का नाम, इस तरीके का हमें प्रारूप बनाना है। आप चाहो तो प्रिंट करा लो, ठीक है, या फिर अपने हाथ से लिख लो पेन से, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ अनुक्रमांक डालना, मैंने अपना छिपा दिया है फॉर प्राइवेसी रीजन। ठीक है, अब इसमें क्या है, आगे देखो किस तरीके से इधर क्रम संख्या है पहले नंबर पर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जारी प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या 2052-153 के अनुसार प्रश्न संख्या व प्रश्न। देखो यहाँ पे हमको ना पूरा प्रश्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो नोटिस था आयोग का उसको पढ़ेंगे तो उसने साफ लिखा है कि आप पूरा प्रश्न को लिखें। ठीक है, तो वही हमने प्रश्न संख्या 16 इस तरीके से हम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूरा प्रश्न हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, ये पूरा प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है। ये एक पेज खत्म हो गया, तो ये अगले पेज पर है। ठीक है, बाकी का आप देखें सेकंड पेज पर, इसके बाद में यहाँ तक। अब इसमें था कि जारी प्रश्न पुस्तिका में बारकोड क्रम संख्या इतने के अनुसार आयोग का उत्तर क्या है, तो ये आयोग का उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या उत्तर दिया है भाई। ठीक है ना, हमारा क्या उत्तर होगा, जारी प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या इतने के अनुसार प्रत्यावेदक का उत्तर क्या है, हमारा उत्तर ये। तो हमें इसमें और इसमें आयोग ने लिखा है कि विकल्प व लिखित उत्तर दोनों देना है हमको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, प्रश्न में दिया गया पॉइंट नंबर 4 सबसे पहले आएगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में हमने लिख दिया कि ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन कब हुआ, जनवरी 1946 में। भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें हमने क्या आगे क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। हमने लिखा इसी में, आप देखिए यहाँ से जो इसी के नीचे, महोदय अभ्यर्थी को ये उत्तर किसी ऑफिशियल रिसोर्स में नहीं मिला, इसलिए कुछ इंटरनेट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संलग्न किए हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर को जांचने का कष्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे और ये इस तरीके से पूरा। ठीक है, साक्ष्य में भी मांग रहा है तो साक्ष्य में भी इधर जो कॉलम आएगा उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, महोदय ऑफिशियल रिसोर्स के अभाव की वजह से से इंटरनेट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पेश कर रहा हूँ जो विकिपीडिया से मिले हैं। अब जब नहीं मिल रहा भाई तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, कहीं से तो लिखोगे। वो अब वहाँ पे लिख दिया हमने कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेस हैं तो आप उसमें क्या बोलते हैं, आप देख लीजिए, आप कष्ट करिए देखने का। ठीक है, हमको तो नहीं मिल रहा ऑफिशियल रिसोर्स। इसमें क्या हमने ये लिख दिया कि 3 पेज संलग्न है, मतलब हमने 3 पेज का रिसोर्स इनको दिया है। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ऐसे ही हमने जो प्रश्न संख्या बलवन वाला था वो 150 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख रखा है 150 नंबर का प्रश्न, ये पूरा प्रश्न लिखा। उसके बाद में आयोग का उत्तर, आयोग कहता है कि व्याख्या नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमने अभी आपको साक्ष्य दिखाया, उसमें क्या हो रहा है, जो निकल के आ रहा है कि आयोग क्या करता है, व्याख्या करता है, और वो सोर्स भी ऑफिशियली है। ठीक है, उसमें हमने उत्तर में लिखित उत्तर भी देना है, तो हमने लिखा कि जब बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तब उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी, कई तुर्क सरदार उसके विरोधी हो चुके थे, मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे, और कई सुदूर प्रांतों के शासक, ठीक है, आगे ये वाला पेज, स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। इन सबसे निपटने के लिए बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और कठोर नीति अपनाई। इस प्रकार हम प्रश्न में दिए गए कारण को सही मान सकते हैं और वह कारण अभिकथन एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से हमें अपना मतलब उत्तर दे देना है यहाँ पर। ठीक है, साक्ष्य में क्या है, जब साक्ष्य वाला कॉलम आएगा उसमें आप देखिए साक्ष्य वाले लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर राष्ट्रीय साक्ष्य में क्या दोगे, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान। ठीक है, इसका यहाँ पे ये हमने डाल दिया पूरा एड्रेस इसका, ये वाला A2425 सेक्शन 6 सेक्टर 62 नोएडा, इतना। ठीक है, ये उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम इतिहास की पुस्तक 1 है। ठीक है, और इसका मॉड्यूल है ये 2। ठीक है, और मॉड्यूल 2 है मध्यकालीन भारत, उसमें पार्ट है 9 लेसन 9 दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार करके। ठीक है, इसमें पृष्ठ संख्या 165 जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, पृष्ठ संख्या 165 है जो मैंने अभी आपको दिखाया था।
पर बलवन का कार्यकाल दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। उसमें नोट में लिखा साक्ष्य के रूप में इन पृष्ठों को अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किया गया है। कृपया बलवन का कार्यकाल प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सही उत्तर क्या लिखा, कृपया बलवन का कार्यकाल प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सही उत्तर जो कि ए है ठीक है को सही करने का कष्ट करें। इस तरीके से हमने लिख दिया और 3 पेज हमने इसमें भी संलग्न करें साक्ष्य के तौर पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख देख के अपना कर लेना। भाई करना जरूर है, करोगे तो आप खुद सोचो, अगर कोई भी बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से कोई भी अगर बॉर्डर लाइन पे आएगा मेरिट की, ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 2 तो आपके सही होंगे प्लस 3 पे 1 कट रहा है, तो लगभग 2.5 नंबर के आसपास तो आपके ठीक होंगे। भाई 1-1 नंबर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आप करेंगे तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दिख रहे हैं, हमको मिला है कि ये क्वेश्चन आप भी जानते हैं ये गलत हैं, तो भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो आयोग इनको सही मान लेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद में। ठीक है ना, चलिए अब ये बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे बात ये कि अभी तक मैंने जो है कुछ क्लासेस चलाई थी, लगभग 10-12 वीडियोस के आसपास मेरे हुए थे। ठीक है, मैं मैपिंग करा रहा था इस चैनल पर, ज्योग्राफी अड्डा चैनल पर, तो वर्ल्ड मैपिंग में करा रहा था। वहाँ पे मैं कुछ ही वीडियोस करा पाया था, जैसे मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वहाँ से देख लेते भाई हम जो पढ़ा रहे थे उसमें से कितना आया। ठीक है, हालांकि अब इस बार का तो पेपर आप देख ही सकते हो किस तरीके से आया, लेकिन फिर भी अगर पूरी मैपिंग कंप्लीट की होती तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड मैपिंग से आपके, वो हो जाते। ठीक है, वो रुकता नहीं एक भी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जितना किया था उसमें से मैं दिखा देता हूँ आपको कि कितना आया। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये 61 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन है 61 नंबर का। इसको देखिए, एक तरफ देश दे रखा है और एक तरफ पर्वत दे रखा है। ठीक है, ये हमको मिलाना है। आयोग ने उत्तर क्या दिया है, बी 3 1 4 2, मतलब स्पेन और फ्रांस में कौन सा है, पिरेनीजे स्विट्जरलैंड में कौन सा है भाई आल्पस, और बुल्गारिया में कौन सा है बाल्कन, और इटली में कौन सा है एपीनाइन। ठीक है, हमने कहाँ कराया था, इसको देख लेते हैं भाई। ये आप जो है यहाँ पर जाना, ठीक है, मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आप ज्योग्राफी अड्डा पे एक यूरोप की प्लेलिस्ट, यूरोप मैपिंग करके प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, यूरोप, ऐसे हिंदी में लिख रहा है, ठीक है, यूरोप मैपिंग, उसकी प्लेलिस्ट होगी, उसमें पॉलिटिकल मैपिंग होगी। ठीक है, पॉलिटिकल मैपिंग की वीडियो है। ठीक है, पॉलिटिकल मैपिंग की वीडियो, उसमें आप उस वीडियो के, आप उसको पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें लास्ट में ही देखना। ठीक है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में 3-4 मिनट पहले, वहाँ पे मैंने आपको बताया था बाल्कन कंट्री। ठीक है, बाल्कन कंट्री कि बाल्कन कंट्री कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बाल्कन कंट्री, तो आप वहाँ पर जाके देखोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बाल्कन कंट्री बताया, तो उन बाल्कन कंट्रीज़ में मैंने जो देखो, आपको आप मैप याद करूँ इस तरीके से, ये क्या है, ये इटली है। ठीक है, इसके बाद में ये बीच में आ गया ये वाला एड्रियाटिक सागर। ठीक है, और ये इस तरीके का मैप है ना कुछ लगभग ऐसा। तो अभी मैं इसे बता देता हूँ, चलिए। ये वाला हमारा एड्रियाटिक सागर है जो नीला नीला किया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इटली हो गया, इटली। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये बाल्कन कंट्री है। यहाँ पर क्या है, जैसे SCV करके, तो मतलब स्लोवेनिया है, ठीक है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, अल्बानिया है, इधर ग्रीस है। ठीक है, और यहाँ पर बुल्गारिया है, मालडोवा वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या थे, बाल्कन कंट्री थे, बाल्कन कंट्री। तो यहाँ पर जब हमने बताया कि भाई ये बाल्कन कंट्री है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, इसमें क्या लिख रहा है, बाल्कन। देखो, पर्वत किसी ने नाम नहीं सुना होगा, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बाल्कन करके भी कोई पर्वत है। ठीक है, हम नॉर्मली आल्प्स का नाम सुनते हैं, एपीनाइन का भी हम सुन लेते हैं, ठीक है, पिरेनीज का सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम आल्प्स का भी सुनते हैं। इनका कमी हम जो है वर्ल्ड मैपिंग में सुनते हैं नाम। ठीक है, क्योंकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता और तो कराता भी नहीं है, लेकिन बाल्कन का तो भाई बहुत कम हम सुनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देखें, मैंने भी ये क्वेश्चन किया था तो इसी तरीके से किया था कि जब हम बाल्कन की बात करें तो हमने जो बाल्कन कंट्री बताएं, तो जाहिर सी बात है बाल्कन जो कंट्री है वहीं पर अगर होगा तो बाल्कन पर्वत भी यहीं पर होगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, ना तो इस बाल्कन कंट्रीज़ में ना इटली था, ना स्विट्ज़रलैंड था, और ना स्पेन और फ्रांस था। मैंने बता चुका हूँ वहाँ पर वीडियो में कि कितने
बाल्कन कंट्री हैं, ठीक है। तो एक ही था, क्या था, बुल्गारिया। बुल्गारिया क्या था, बाल्कन कंट्री था, ठीक है। तो बुल्गारिया बाल्कन कंट्री है, तो यानी कि सी का कौन सा है, 4, तो सी का 4 एक ही में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आपका निकल जाता, ठीक है। आल्प्स आपको याद होता, हालांकि वीडियो में मैं वो भी बता चुका हूँ कि आल्प्स जो है वो आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ऐसे भी उसकी सीमा पर, तो यहाँ से भी। लेकिन आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जो हमने कराया था वहाँ से आपका निकल जाता, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को जाके देख लें, मैंने बता दिया है। यूरोप मैपिंग, पॉलिटिकल मैपिंग है, बाल्कन कंट्री। और अगर आप सुनिए 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अब मैं आगे जो वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस है वो पूरी आगे चलाऊंगा, और इंडिया की मैपिंग हम आगे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये आप सारी मैपिंग की जो वीडियोज़ हैं ये हमारे इस चैनल से आप देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होंगे नहीं मैपिंग से, जो भी आने वाले मतलब पीसीएस का 2025 का होगा उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके 100% सही होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। अभी हमने इतना कम किया तो हमारा एक तो मिल ही गया। देखिए कितना टफ पेपर आया, फिर भी हम एक तो कर ही रहे ना यहाँ से, इतने टफ पेपर में भी। पिछले जैसे आते थे आसान आसान, तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि इस बार तो पूछे ही नहीं, उतना ज़्यादा पूछा नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरा क्या अनुभव है भाई, अब तक मैं जो है यूपीएससी, ठीक है ना, यूपीएससी 2023, ठीक है, इसका मैं दिया था 74 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, ठीक है। मेरा इसमें मतलब जो है थोड़ा कम था मार्क्स, लगभग मेरे 68 बने थे, ठीक है। तो मेरा हो नहीं पाया था, लेकिन आप जानते होंगे कि जो सीरियस स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा यूपीएससी 2023 का कितना जो है टफेस्ट एग्ज़ाम था यूपीएससी की हिस्ट्री में। तो आप समझ सकते हैं वहाँ की कुछ तैयारी है, और ये भी एग्ज़ाम दिया। अभी मैं आपको अपना स्कोर तो बताऊँगा नहीं, ठीक है ना, कि मेरा स्कोर कितना है, वो आप जब अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो क्वालिफाई होगा, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो मेरे और भी मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे, जिन्होंने यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स दिया है और काफ़ी मतलब सीरियस स्टूडेंट हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने एक आध दो बार मतलब प्री क्वालिफाई किया है, मेंस भी लिखा है, तो उस अनुभव पे, ठीक है। और बाकी यूट्यूब में क्या चल रहा है, ठीक है, इतना सारा सब कुछ देख के मैं बता रहा हूँ कि आपको जो यूआर है ना, मतलब अनरिजर्व में आपके अगर मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि भाई आप अगर 75 प्लस, देखो 75 प्लस यार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ये है कि आप ये मत मान के चलो कि नहीं 75 है तो होगा या नहीं होगा। भाई 75 प्लस का मतलब ये जैसे आपके 75 बन रहा है, तो यार अभी आप क्या करोगे, अभी कुछ और तो करने को है नहीं, कैसी टेंशन में रहना है, ये वो दुनिया भर, यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो आप मेंस की तैयारी करो ना, दिक्कत क्या है मेंस की तैयारी करने में, और कोई भरोसा है भाई 75 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 74 पे भी हो जाए, 73 पे भी हो जाए। इतना टफ एग्जाम था ना इस बार का, जो लड़के 20-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते थे ना, सीधा सीधा क्रोनोलॉजी पूछी जाती थी पहले, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से। इस बार कितना घुमा के पूछा है। और करंट अफेयर भी देखो कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन लड़के डायरेक्ट निकाल देते थे, इस बार 5 से 7 क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे थे। तो कितना गैप आएगा ना यहाँ से, 20 क्वेश्चन का तो वैसे ही गैप बन जाएगा अपने आप ही। तो हर साल कट ऑफ कितनी जा रही है, 95 जा रही है, 95 माइनस 20 कितना हो गया, अपने आप ही 75 हो गया। तो इसलिए 75 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर 75 है तो आप अपने आप को मतलब ये मान के चलिए कि हाँ हमारा मतलब आपके 95% जो है चांस हैं कि आपका जो है प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो यूआर में 75 आप जो है मान लें, ठीक है। ओबीसी अभी पिछले 2 साल से आप देख ही रहे होंगे कि पिछले 2 साल से क्या चल रहा है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है ना प्रीलिम्स की, वो क्या कर रही है, वो जनरल से भी ज़्यादा जा रही है, मतलब ठीक है, यूआर से ज़्यादा जा रही है। तो एक आध नंबर बढ़ा के मान लो, और क्या है, एक आध क्वेश्चन बढ़ा के मान लो, 76 मान लो, ठीक है, 76 प्लस, इसे भी 76 प्लस रख दो EWS को। SC भाई कम जा सकता है, ठीक है, SC तो कम जाता ही, जा क्या सकता है। अगर SC में तुम्हारे 70 प्लस भी बन रहा है ना तो बिल्कुल सेफ हो। ST में तो मैं कह दूंगा कि आप 65 प्लस पे ही, 65 प्लस बनना है तो लगो, ठीक है। XR भी इसका भी कम ही जाता है, लगभग 70 मान लो, ठीक है, 70 के आसपास इतना। तो अभी जो जनरल कट ऑफ है सभी के लिए, कोई से भी कैटेगरी में हो, ठीक है, उसके अगर 75 प्लस बन रहे हैं,
ठीक है। 75, अब ये मत कहना कि मेरे तो 75 बनना है, इसके 75 भी बनना है, 75 प्लस बनना है, वो आप भाई मेंस की तैयारी करो। ठीक है, मेंस की तैयारी करो। मैं आपको अपने बारे में सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा स्कोर ठीक बनना है, लेकिन कितना बनना है ये अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप भी मेंस की तैयारी करें। और बीच बीच में हम कुछ प्रीलिम्स की वीडियो डालेंगे 2025 के लिए, जिन लोगों का नहीं हो रहा है तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और उनको देखते रहिएगा। भाई ये मत सोचा करो छोटा चैनल है या कुछ है कि सब्सक्राइबर नहीं है तो पता नहीं कुछ क्या गड़बड़ बताएंगे, क्या बताएंगे। आप पूरे यूट्यूब पे जाके देख लो, किसी ने भी अभी मतलब ये कोई नहीं बता रहा है कि रिसोर्स क्या है, कहाँ से क्या, लेकिन यार मेहनत करते हैं तो बताते हैं। ठीक है ना, हमने कहा कि भाई हमने ये इतनी मेहनत की है, ये सब खोजा है, तो आप भी इसको करें और जल्दी से जल्दी भेजें। क्योंकि आप देखो अभी कल क्या है, सैटरडे, फिर संडे, 30 तारीख तक आयोग ने जो है मांगी है आपत्ति, तो उसके बाद में आप दे नहीं पाओगे तो नुकसान आप ही का हो जाएगा ना। ठीक है, फिर आप ही का नुकसान हो जाएगा उसमें। तो इसलिए आप जो है मेरे कहने से आप आपत्ति डालें ये, और जो हमने साक्ष्य दिए हैं ये साक्ष्य मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपना लिंक में इस वीडियो की डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इन साक्ष्यों को मैं उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाके इनको ले लेना और प्रिंट करा के भेज देना। ठीक है, एक लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आयोग का एड्रेस वही लिखना होगा, परीक्षा नियंत्रक जो उसमें दे रखा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, और मेंस की तैयारी करते रहिए।